हेलो एवरीवन। आज का ये वीडियो बेसिकली पृथक निर्वाचन और आरक्षित निर्वाचन के फ़र्क को बताएगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लोकतंत्र में जनता खुद ही अपने निर्णय नहीं लेती। शासन प्रशासन के जो निर्णय होते हैं वो खुद ही नहीं लेती, अपने एक नेता को चुन लेती है, प्रतिनिधि को चुन लेती है। वो जाके विधानसभा और संसद इन सब संस्थाओं में बैठता है और जनता के बिहाफ में, जनता की तरफ से सारे निर्णय लेता है, कानून बनाता है, नियम कायदे बनाता है। क्योंकि सारे महत्वपूर्ण निर्णय वो आगे जाके लेता है जो जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि होता है, तो इस वजह से उसको जो चुनने की प्रक्रिया है, जो तरीका है, वो बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर भारत में जो चुनाव की प्रक्रिया अपनाई जाती है वो होती है जो सबसे ज़्यादा वोट पाया वो जीता। इसको हिंदी में बोलते हैं जो सबसे आगे वही जीता, या सर्वाधिक मत से जीत। इसको इंग्लिश में फ्रेज़ यूज़ किया जाता है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। जो आगे निकला वही जीत गया। मतलब जिस भी उम्मीदवार को, कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं उसे ही जनता के द्वारा चुना हुआ घोषित कर दिया जाता है। लेकिन ऐसा करने से कुछ कमियां भी आती हैं सामने। इससे होता क्या है, जो छोटे छोटे सामाजिक समूह होते हैं उनका अहित हो जाता है। ये भारतीय सामाजिक परिवेश में और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ जाति आधारित भेदभाव का बहुत ही लंबा इतिहास रहा है। ऐसी सामाजिक व्यवस्था में सर्वाधिक मत से जीत को अगर हम लागू करेंगे तो उसका परिणाम ये होगा कि जो दबंग सामाजिक समूह हैं, जिसको डोमिनेंट कहते हैं, अपने आप को बड़ा मानते आए हैं वो लोग, तो उनकी ही जीत होती चली जाएगी। और जो दमित उत्पीड़ित समूह है, जिनको ये डोमिनेंट लोग दबाते रहे हैं, उनको प्रतिनिधित्व प्राप्त ही नहीं हो पाएगा। क्योंकि ये जो दबंग सामाजिक समूह होते हैं ये जनसंख्या में भी ज़्यादा होते हैं। हमारे संविधान निर्माता भी इस कठिनाई को बहुत अच्छी तरह से समझते थे और इन दमित उत्पीड़ित समूहों के लिए उचित और न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके, उसके लिए व्यवस्था करने के पक्ष में थे। स्वतंत्रता के पहले भी इस विषय पर बहुत बहस हुई थी। ब्रिटिश सरकार ने एक पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत कर दी थी, जिसमें जो है हर एक समुदाय के प्रतिनिधि के चुनाव में केवल उसी समुदाय के लोग वोट डाल सकते थे। मतलब वोट डालने वाला और वोट पाने वाला कैंडिडेट भी दोनों एक ही बिरादरी के, एक ही कम्युनिटी के या एक ही जात के, एक ही धर्म के होते थे। तो ऐसी जो व्यवस्था थी उसके लिए नाम था पृथक निर्वाचन, सेपरेट इलेक्टोरेट्स। संविधान सभा के अनेक सदस्य इस व्यवस्था पे विश्वास नहीं करते थे। उनका विचार था कि ये जो व्यवस्था है पृथक निर्वाचन की, ये हमारे उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पाएगी। एक तरह से ये अंग्रेज़ों की फूट डालो राज करो की नीति थी कि सबको अलग अलग कर दो और सब आपस में घृणा रखें। इसलिए भारत में जो है हमने इस व्यवस्था को छोड़ दिया और एक नई व्यवस्था अपनाई स्वतंत्र भारत में अपने। उसको बोला जाता है आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र, रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी की व्यवस्था। इसमें क्या होता है कि वोट सभी लोग डाल सकते हैं और जो कैंडिडेट होगा, जो उम्मीदवार होगा, जो प्रतिनिधि होगा जनता का, वो किसी एक ही कास्ट कम्युनिटी से बिलोंग करेगा। वो किसी एक ही कास्ट या कम्युनिटी का होगा। उस ज़िले में उस कास्ट के लिए ही वो सीट रिज़र्व कर दी जाती है। तो इसको बोला जाता है रिज़र्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज सिस्टम। अच्छा, निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है? निर्वाचन क्षेत्र एक भूभाग होता है जिसमें जनसंख्या के हिसाब से उसको बांट दिया जाता है। जैसे 10 लाख की जनसंख्या पे विधायकी का चुनाव होता है, तो हर 10 लाख की जनसंख्या पे एक विधायक चुना जाता है। अब वो जनसंख्या बड़े भूभाग पे भी रह सकती है और किसी छोटे इलाके में भी हो सकती है। तो जितनी दूरी में
वो जो है जनसंख्या निवास करती है 10 लाख की, तो उसने एरिया को बोला जाता है कि ये निर्वाचन क्षेत्र है, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है। ये जो निर्वाचन क्षेत्र होते हैं ये हर राज्य की ज़मीन और वहाँ की पॉपुलेशन के हिसाब से अलग अलग भी हो सकते हैं, मतलब 10 लाख से कम या ज़्यादा भी हो सकता है। भारत जैसे विशाल भूभाग पे अनेक ऐसे सामाजिक समूह हैं जो पूरे देश में तितर बितर फैले हुए हैं। किसी एक निर्वाचन क्षेत्र जैसे कोई ज़िला हो गया तो उसमें उनकी संख्या इतनी ज़्यादा नहीं होती कि वहाँ पे खड़े हुए किसी प्रत्याशी की वो जीत हार को प्रभावित कर पाएँ, लेकिन जब उनकी संख्या को पूरे देश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है तब हम देखते हैं कि काफ़ी उनकी जो जनसंख्या है वो है काफ़ी ज़्यादा। भले इधर उधर तितर बितर हैं, लेकिन वो पूरे देश में जब उनका कैलकुलेशन किया जाता है तो वो जनसंख्या में काफ़ी ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं। तो इस वजह से उनके लिए आरक्षण देना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि किसी एक ज़िले से उनका कोई कैंडिडेट जीत नहीं पाएगा और जनसंख्या इतनी ज़्यादा है उनकी पूरे भारत में, तो उनके लिए उनकी तरफ से भी बोलने वाला कोई होना ज़रूरी है, इसलिए उनके लिए अलग से आरक्षण दिया जाता है। संविधान अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए लोकसभा और अलग अलग राज्य की विधानसभाओं में आरक्षण की व्यवस्था करता है। लोकसभा में 543 सीटों में से 84 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए और 47 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित की गई हैं। किन निर्वाचन क्षेत्रों को आरक्षित किया जाएगा और किस आधार पर किया जाएगा, ये जो फैसला होता है ये एक स्वतंत्र संस्था द्वारा लिया जाता है जिसको परिसीमन आयोग कहते हैं। वही निर्धारित करती है कि कौन से क्षेत्र को आरक्षित किया जाएगा और किस आधार पर किया जाएगा। ये इंडिपेंडेंट होती है, मतलब किसी के अधीन नहीं होती, लेकिन ये इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर काम करती है। परिसीमन आयोग का गठन पूरे देश में निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा को खींचने के उद्देश्य से किया जाता है। मतलब ये काम परिसीमन आयोग ही करता है कि कितने एरिया में कितनी जनसंख्या रह रही है, उसी के हिसाब से वहाँ पे एक विधायक लड़ेगा। या कोई बड़े शहर होते हैं महानगर, तो उनको दक्षिणी पूर्वी पश्चिमी ऐसे करके भाग में बांट दिया जाता है, चारों भाग से एक एक विधायक के लिए लड़ा दिया जाता है। तो ये काम जो है परिसीमन आयोग ही तय करता है। प्रत्येक राज्य में आरक्षण के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का एक कोटा बना दिया जाता है जो उस राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में होता है। मतलब अगर किसी राज्य में 35% अनुसूचित जातियां हैं तो उस राज्य में जितनी भी सीटें हैं उसका 35% अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित कर दिया जाएगा। परिसीमन करने के बाद, मतलब वही एरिया निर्धारित करने के बाद, परिसीमन आयोग प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में जनसंख्या की संरचना को देखता है और जिस भी किसी निर्वाचन क्षेत्र जैसे ज़िला हो गया, तो कोई प्रदेश है उसके किसी ज़िले में अगर वो देखता है कि इस ज़िले में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजातियां हैं तो उस ज़िले को अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कर देता है कि वहाँ से केवल अनुसूचित जनजाति का ही कैंडिडेट खड़ा हो सकेगा। अनुसूचित जातियों के मामले में परिसीमन आयोग 2 बातों पर ध्यान देता है। पहला तो वो ये करता है कि आयोग उन निर्वाचन क्षेत्र को चुनता है जिसमें अनुसूचित जातियों का अनुपात सबसे ज़्यादा हो। मतलब जिस ज़िले में भी किसी राज्य के सबसे ज़्यादा अनुसूचित जातियां हैं उसको चुन लेता है, वो ये ध्यान रखता है। और एक काम और करता है, वो जो है ये करता है कि निर्वाचन क्षेत्र को राज्य के विभिन्न भागों में फैला देता है। मतलब जैसे एक कोने पे एक ज़िला तो दूसरे कोने पे भी दूसरा ज़िला, ये नहीं कि सारे ज़िले आसपास ही हो जाएं। तो राज्य में अनुसूचित जातियों के लिए जो ज़िले आरक्षित किए जाते हैं वो तितर बितर करके किए जाते हैं और साथ ही साथ उन ज़िलों में रोटेशन भी होता है, मतलब परिवर्तन भी होता है। जैसे मान लीजिए 5 साल के लिए अयोध्या को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया तो अगले 5 साल के लिए उसी के बगल गोंडा ज़िले को आरक्षित कर दिया जाएगा। तो
तो इस तरह से ज़िले भी बदलता रहता है अगल बगल करके। जिस तरह से अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया जाता है, इनके अलावा बाकी जो उपेक्षित और कमज़ोर वर्ग हैं, जिनकी जनसंख्या भी कम है, आर्थिक रूप से भी पिछड़े हैं, तो इन सब लोगों के लिए संविधान कोई व्यवस्था नहीं करता। मतलब इन अन्य उपेक्षित वर्गों को कोई आरक्षण नहीं देता। हालांकि इधर कुछ वर्षों से लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की ज़ोरदार मांग हो रही है। आने वाले समय में उम्मीद है कि जो है 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी जाएगी। हालांकि जो ज़िले के स्तर पे शहरी और ग्रामीण स्थानीय सरकारें होती हैं, जिनको शहर में नगर पालिकाएँ और गांव के लिए जो होती हैं वो जिला पंचायत, इनमें जो है 1/3 आरक्षण महिलाओं को दे दिया गया है। नगर पालिकाएँ और पंचायतों के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे अच्छे से कि इनकी संरचना क्या होती है, कैसे इनका निर्माण होता है, किस किस पायदान पे होती हैं, गांव से लेके और शहर तक में कैसे जो है बटी होती हैं। तो वो सारा हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आज का जो वीडियो था उसमें कौन कौन से आर्टिकल रेलेवेंट हैं उनकी एक लिस्ट मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। ये लॉ की तैयारी करने वालों के लिए यूज़फुल रहेगा। आई होप आज का वीडियो आपके लिए हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच।